नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं हूं काबिश। आज का हमारा टॉपिक है कुर्ता पजामा अनारकली। जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं उन्हें पता चल गया होगा कि हम क्यों इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल जब से संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हिंदुस्तान आए हैं और उनके बच्चे ख़ास तौर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर ट्रेडिशनल आउटफिट में उतरे, पूरा का पूरा बीजेपी आईटी सेल इस बात को फैलाने में लग गया कि देखो 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार, सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में इस तरह से किया है कि जब कोई विदेशी मेहमान हिंदुस्तान आता है, यूरोप से कोई हिंदुस्तान आता है तो यहाँ के कल्चर के लिहाज से आता है और भारतीय परिधान पहन करके आता है। भारतीय परिधान, हर आउटफिट का अपना एक इतिहास होता है। जब भी मैं आपसे पूछूंगी भारतीय परिधान कौन सा होता है, महिलाओं की बात करते हैं तो साड़ी आ जाता है, पुरुषों की बात करते हैं तो धोती आ जाती है। तो फिर ये कुर्ता पजामा अनारकली ये भारतीय परिधान कैसे हुआ? इससे पहले कि आगे बढ़े कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ईद, बकरीद, रमज़ान, बरफात, शब बारात, बाजार में किस तरह के कपड़े, किस कम्युनिटी के कपड़े सबसे ज़्यादा ढूंढे जाते हैं? कुर्ते पजामे को लेकर हर आउटफिट का एक इतिहास होता है। जो मैंने पहना है उसका भी है, पैंट शर्ट का भी है, जीन्स का भी है, कुर्ते पजामे का भी है, गाउन्स का भी है। तो मैं आज आपको अनारकली और कुर्ते पजामे का हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। देखिए, अनारकली मुगलों के दौर का लिबास कहा जाता है। हिंदुस्तान में इतिहास बहुत तोड़ मरोड़ करके भी कुछ लोग बताते हैं। जैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि बादशाह अकबर के ज़माने में एक रक्स करने वाली डांसर जिसको कहते हैं या नर्तकी, नृत्य करने वाली एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम अनारकली था और उसके नाम पर ही अनारकली कपड़ा लोग पहनने लगे। नहीं, अनारकली का नाम मतलब होता है अनार की कली, अनार जो फल आता है। और चूँकि अनार भी देखने में बहुत खूबसूरत होता है तो उस कनीज़ का नाम, उस नर्तकी का नाम अनारकली था, लेकिन उसका लिबास से कोई मतलब नहीं है। मुग़लों के दौर में जो कपड़े पहने जाते थे वो बहुत शाहाना होते थे, बहुत शाही अंदाज नज़र आता था उसमें। वैसे भी मुग़ल एरा के का चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंटीरियर हो, चाहे खान पान हो, चाहे पहनावा हो, हर चीज़ में आपको शाही अंदाज नज़र आएगा। तो अनारकली मुग़लों के दौर में बनाई गई थी। उस ज़माने में चूँकि आपको पता है कि जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो आराम तलब भी हो और जिसमें आपका पूरा शरीर ढका रहे। जब आप सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े अबाया नज़र आते हैं, ढीले ढाले वो अबाया होते हैं, लॉन्ग। जब मैं सऊदी अरब गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि हिंदुस्तान में तो आमतौर पे जो लोग अबाया पहनते हैं वो बड़े फिट होते हैं, पूरी फिटिंग के साथ, लेकिन वहाँ लोग लूज़ पहनते हैं। मुग़लों के दौर में अनारकली महिलाएं पहनती थी तो ये बड़ी भारी भरकम पोशाक हुआ करती थी। रेशमी कपड़े पे, कॉटन कपड़े पे, लिनन पे, हर कपड़े पे उस पर कढ़ाई होती थी, जरदोज़ी होती थी, सलमा की कढ़ाई होती थी, मुकेश की होती थी, चिकनकारी होती थी, एप्लिक बना होता था। वो जो दौर था उसमें लिबास पूरा शाही अंदाज में होता था। तो वो चाहे दरबार के लोग हो या फिर आम जनता हो, सब उसी तरह के लिबास पहनते थे। तो अनारकली कतई भी उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं भारतीय परिधान ज़रूर कहूँगी क्योंकि मुग़लों ने हिंदुस्तान में एक लंबा वक्त गुजारा है और जब वो उन्होंने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त किया तो उस वक्त इस तरह का कल्चर, इस तरह के लिबास हिंदुस्तान में आम हो गए। अब बात करते हैं कुर्ते की। कुर्ता एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बिना कॉलर की शर्ट। तो कुर्ते के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी कहा जाता है कि मध्य एशिया से ये यहाँ पर आया है। कुछ लोग कहते हैं ये ईरान का पहनावा है। एक राय जो सबकी मैच होती है वो ये है कि मुग़लों के दौर में ही कुर्ते की शुरुआत हुई थी। जब हम भारतीय परिधान में कुर्ते की बात करते हैं तो वो धोती कुर्ता जिसमें शॉर्ट कुर्ता होता था। तो कुर्ते पजामे का भी ये था कि ये भी बड़े ढीले ढाले हुआ करते थे। जैसे कि आपने सुना होगा पठानी कुर्ता सूट, अफ़गानी कुर्ता। तो ये जो कपड़े होते हैं ये आमतौर पे आपको आज के दौर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को पहनते हुए देखा होगा।
अफ़गानिस्तान में इसे पैरहन कहा जाता है, कश्मीर में इसे फ़ेरन कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर कुर्ते पजामे को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो तरह तरह के कुर्ते पजामे होते थे। फ्रंट ओपन कुर्ते पजामे होते थे, अनारकली स्टाइल कुर्ता पजामा होता था, काफ्तान स्टाइल कुर्ता पजामा होता था, स्लिट कुर्ता पजामा होता था। और इन कुर्तों पर कीमती कारीगरी होती थी, जिसमें जरदोजी, यहाँ तक कि उस दौर में तो सोने और चांदी की भी कारीगरी होती थी। तो ये लिबास भी मुग़लों के ही दौर का है। मुग़लों के दौर में जो कुर्ता पजामा होता था, तो जो बहुत दरबारी लोग जो होते थे वो रेशमी कुर्ते पजामे पहनते थे। चूँकि हिंदुस्तान में साझी विरासत और साझा संस्कृति का जो माहौल है, उससे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका कल्चर एक दूसरे से मैच करता है। मुसलमान घर की औरतें साड़ी पहनती हैं, हिंदू घर की औरतें सलवार सूट पहनती हैं। यहाँ पर जिस तरह से मिक्स कल्चर तैयार हुआ, उसमें सब ने एक दूसरे के कपड़ों से लेकर के खान पान को एडॉप्ट किया। अब पजामा किसे कहते हैं? पजामा, जामा मतलब होता है कपड़ा, पाय का मतलब होता है पैर, मतलब पैरों में पहना जाने वाला कपड़ा पायजामा, और ये उर्दू लफ्ज़ है। तो पजामे की भी जो उत्पत्ति हुई थी वो मुगलिया दौर में हुई थी। पजामे को लेकर भी यही कहा जाता है कि मुग़ल जब हिंदुस्तान आए तो ये पर्शियन और सेंट्रल एशियन कल्चर को लेकर के हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर उसी तरह के लिबास पहने जाने लगे। तो पजामा भी मुग़लों के दौर का एक लिबास है, जिसे हम आम तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ज़्यादा पहनते हुए देखते हैं। लेकिन इस वक्त हम एक बड़ी कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि जब शादियां होती हैं तो शादियों में शेरवानी भी कुर्ते का ही एक फॉर्म होता है, और शेरवानी आमतौर पे मुस्लिम दूल्हे पहनते थे। लेकिन अभी क्या है कि शेरवानी हिंदू घराने के दूल्हे भी पहनने लगे हैं। वहाँ की लड़कियाँ आमतौर पे साड़ी पहनती थी शादियों में, दुल्हन जब बनती थी। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि वो भी फर्शी अनारकली, जिसे लॉन्ग गाउन कहा जा रहा है, वो पहनने लगी हैं। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में कुर्ता पजामा अनारकली भारतीय परिधान बन चुका है। लेकिन हम इस बात को हरगिज डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुग़लों के दौर का परिधान है। कुर्ते पजामे का एक और इतिहास है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था, तो उस वक्त ज़्यादातर लोगों ने कुर्ता पजामा ही अपनाया था। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है जितना यहाँ का हिंदू है, जितना यहाँ का ईसाई है, जितना यहाँ का सिख है। लेकिन पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की सियासत मुग़ल और मुसलमान तक महदूद हो चुकी है। मुग़लों का वंशज बता करके हिंदुस्तानी मुसलमान पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। आज भी मुसलमानों को आउटसाइडर कहा जाता है। ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है, उन्हें सऊदी अरब, उन्हें इस्लामिक मुल्कों में भेजने की बात कही जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे सोनिया गांधी को आज तक विदेशी कहा जाता है। जब क्रेडिट लेना होता है तो इन्हीं मुग़लों की चीज़ों पर पूरे हक से ये कहा जाता है कि ये भारतीय है, वरना ये मुग़ल थे, ये इन्वेडर्स थे। एक्चुअली हमें आत्म मंथन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम किस दौर में हैं। हम लोगों को इस तरह से जज कर रहे हैं। धर्म का नशा हमारे दिल दिमाग में इतना चढ़ गया है कि हम यूरोप से एक विदेशी मेहमान आता है तो हम उसके कपड़े को इस तरह से देख रहे हैं कि वो धर्म से इन्फ्लुएंस होकर के उसने वो लिबास पहना है। देखिए, आप कुछ भी कह लें, आप मुग़लों को गालियां दे दें, मुग़लों की बनवाई ऐतिहासिक इमारतों से भारत सरकार को खूब रेवेन्यू आता है। ताजमहल पर मैं कहती हूँ बुलडोज़र चलवा दीजिए, क्योंकि ताजमहल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली इमारत है। वर्ल्ड हेरिटेज है ताजमहल, दुनिया का 8वां अजूबा है ताजमहल। इसलिए आप कितना भी गाली लीजिए, कितना भी मुद्दों से भटकाने के लिए, कितना भी आप औरंगज़ेब की बात कीजिए, बहादुर शाह ज़फ़र की बात कीजिए, बाबर की बात कीजिए, अकबर की बात कीजिए, आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है। और मैं हरगिज़ लोकतंत्र और राजतंत्र को कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में राज्य विस्तार के लिए एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, लेकिन डेमोक्रेसी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आज अगर आप औरंगज़ेब को लेकर लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने लिए बताने को कुछ भी नहीं है।
खैर, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।